Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट। मैं आज आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मेजर टेस्ट 8 का फिजिक्स का सॉल्यूशन दूंगा। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन का फिजिक्स का जो नंबरिंग स्टार्ट है 51 से। तो सबसे पहले 51 इन हाइड्रोजन एटम, इफ द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इजिकल टू 3 और n इजिकल टू 4 का डिफरेंस क्या होगा? E है, तो E इजिकल टू 13.6 1/3 के स्क्वायर माइनस 1/4 के स्क्वायर। 13.6 डिफरेंस हो गया 1/9 माइनस 1/16। 13.6 ये हो जाएगा 9 इंटू में 16, 16 माइनस 9 और E इजिकल टू 13.6 7/144 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E का वैल्यू माने E दिया हुआ है, इतना इजिकल टू E है और E का वैल्यू दिया हुआ है, तो कहता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हाइड्रोजन एटम का, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 13.6 का वैल्यू यदि हम यहां से निकाले, माने ये एनर्जी को हम लोग कुछ मान लेते हैं E', आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी को मान लेते हैं E'। अभी दोनों को डिवाइड कर देंगे, E' बाई E' हो जाएगा 13.6 और E का वैल्यू हो जाएगा 13.6 इंटू 7, आई चल जाएगा 4 ऊपर 144। ये कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कैंसिल हो जाएगा दोनों में। तो E' जो हो जाएगा 144/7 इंटू में E, इसका आंसर हो जाएगा 20.57 E। इसका आंसर जो है 3। अच्छा क्वेश्चन था ये। 52 नंबर, इन इंसुलेटर है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है, याद रखना है कि इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड कंप्लीटली जो है इम्पटी रहता है और वैलेंस बैंड तो इलेक्ट्रॉन से तो भरा हुआ रहेगा ही। इसलिए यही कारण है कि यह इंसुलेटिंग जैसा इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन से इम्पटी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। 53, why sun has elliptical shape on the time when rising the and setting, sun setting, when rising and the sun setting, it is due to, किसके कारण होता है ऐसा? तो याद रखना ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। पहले भी टेस्ट में बता चुके थे एक बार, और रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 1। 54, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इन फेज एंड पैरेलल टू ईच अदर। इन फेज में तो रहता है लेकिन दोनों परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर ओसिलेट करता है। तो आंसर कौन हो जाएगा? 4 नंबर, इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन हो गया आंसर? 55,
देखिए 55, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी पैरामैग्नेटिक के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर का होता है, टेम्परेचर इन केल्विन नॉट सेल्सियस। तो ये T1 दिया हुआ है -30 डिग्री सेल्सियस, -33 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये हो जाएगा 240 डिग्री केल्विन। और T2 है 193 डिग्री सेल्सियस, वो माइनस लगा हुआ है, प्लस 273, तो केल्विन में आ जाएगा ये हो जाएगा 80 केल्विन आ जाएगा ये। तो ससेसिबिलिटी जो होगा T1 बाई T2, T1 कितना है 240 बाई 80, ये 3 हो गया, ये मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी 3 टाइम्स हो जाएगा पहले का। पहले कितना है 0.009, तब हो जाएगा 0.027। नेक्स्ट है 56, इसका आंसर है 55 का 2, 56। A charged particle enters in a strong perpendicular magnetic field. Then its kinetic energy, कितनों strong magnetic field है, kinetic energy always remains same, constant रहेगा। ये आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जब लगता है तो उस स्थिति में वर्क 0 होता है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होता। नेक्स्ट है 57, इन रेडियो एक्टिव सैंपल द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी टाइम दिया हुआ इस केस में, मीन लाइफ का n टाइम्स, इतना टाइम पे बात पूछता है। तो फॉर्मूला का होता है n इज इक्वल टू n0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, n बाई n0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी के जगह n बाई लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस n, और ये हो जाएगा 1 बाई e टू दी पावर n। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 58, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी 4 किलो ओम है, आउटपुट हो गया, और वोल्टेज कलेक्टर के क्रॉस है 8 वोल्ट। सपोज द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा दिया हुआ है 100, फाइंड द बेस करंट। बेस करंट का फॉर्मूला होता है ये IC बाई IB है, IC निकल जाएगा यहां से, IC निकलेगा वोल्टेज, और 2 मिली एम्पियर, ये 2 मिली एम्पियर, तो IB हो जाएगा IC बाई बीटा, 2 मिली एम्पियर और बाई बीटा है 100, तो 20 माइक्रो एम्पियर। ये आंसर हो जाएगा इसका 4। 59, a wire loop is rotate in a magnetic field, the frequency of change of direction of induced EMF is, वायर को वायर लूप है, रोटेट कर दिया गया मैग्नेटिक फील्ड में,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखिए जब इंड्यूस पूछता है ना, तो एक राउंड जब रोटेट करता है, जैसे सपोजेड कि मैग्नेटिक फील्ड है और कोई लूप है, ये इसको रोटेट करा दिए मैग्नेटिक फील्ड में, जैसी एक हाफ साइकिल में एक बार ही रोटेट कर लेता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक चक्कर लगाता है तो 2 बार वो रोटेट करता है। इसका ग्राफ इस तरह से आता है, 2 बार ऐसे रोटेट करता है। तो पूछता क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का चेंजिंग पूछता है। तो डायरेक्शन जो है 2 बार चेंज होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी और इंड्यूस्ड करंट का भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 60 नंबर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 1000 इक्वल डिवीजन, करंट सेंसिटिविटी इज 10 डिवीजन पर मिली, 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। तो कहता कि इन ऑर्डर टू ईच डिवीजन रीड्स 0.5 वोल्ट, ईच डिवीजन के लिए 0.5 वोल्ट रीड है। रेजिस्टेंस इन द ओम में पूछता है, नीडेड टू द कनेक्टेड इन सीरीज विल बी कॉइल विल बी, और कितना रेजिस्टेंस जो है लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कि आईजी क्या है, हमको आईजी क्या होगा और वीजी क्या हो जाएगा। देखिए आईजी टोटल डिवीजन कितना है 100, तो क्या लिखेंगे 100/10 मिली एम्पियर, यानी 10 मिली एम्पियर। वीजी कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल है 10 डिवीजन है और 2 डिवीजन, तो 2 मिली वोल्ट, ये हो जाएगा कितना 50 मिली वोल्ट। यहां पर 50 मिली वोल्ट है और करंट हो जाएगा 10 मिली एम्पियर, तो यहां पर जी निकल जाएगा, जी बराबर, जी यानी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये हो जाएगा 50 मिली वोल्ट और 10 मिली एम्पियर। मिली से मिली कैंसिल, ये 5 ओम आ गया, ये 5 ओम आ गया यहां पर। और हम लोग को कहता है कि कितना हम लोग रेजिस्टेंस लगाए सीरीज में, ये गैल्वेनोमीटर है ये, कि इसके बीच वोल्टेज जो हो जाए 0.5 वोल्ट, तो यार हो गया, जी तो 5 है, तो आईजी तो वही जाना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 0.5 वोल्ट बराबर आईजी गुने में R+5। आईजी निकाल चुके हैं 10 मिली एम्पियर, कितना आ जाएगा यहां से निकालेंगे तो 0.5 और 10 मिली हो गया, ये 10 to the power -2 R+5 1/100, ये कितना आ जाएगा 10 मिली है, 0.5 वोल्ट है ये, इसको सॉल्व कीजिए। हमको आर का वैल्यू निकालना है कि आर का वैल्यू क्या हो जाए। आईजी निकल गया है 10 मिली एम्पियर ना, इसको यहां से आर का वैल्यू निकाल लीजिए,
इसको यहां लिखिए पहले 0.5 इज इक्वल टू आई 10 मिली एम्पियर R प्लस 5। इसको इधर कर देते हैं तो 0.5 R प्लस 5 यहां पर यह लिख दिया है कि ऑर्डर दैट ईच डिवीजन रीड 0.5 वोल्ट। ईच डिवीजन होना चाहिए। टोटल डिवीजन कितना है 100 है, तो टोटल डिवीजन 100, तो टोटल डिवीजन के लिए वोल्टेज कितना होना चाहिए 100 से मल्टीप्लाइड करना होगा। टोटल वोल्टेज 100। यहां पर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा R प्लस 5, R इजकल टू हो जाएगा 5000 माइनस 5, तो 4995 ओम आ जाएगा। इसका आंसर है 2। यहां पर ध्यान देना है कि टोटल वोल्टेज इतना नहीं है 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट पर डिवीजन है ये। तो एक डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल वोल्टेज के लिए, और टोटल वोल्टेज इतना के बराबर होगा। नेक्स्ट है 60 के बाद 60 के बाद 61 है। 60 के बाद 61 है। कहता है कि मरकरी हैज एन कॉन्टैक्ट एंगल 120 डिग्री। कॉन्टैक्ट एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। ग्लास नैरो ट्यूब जिसका रेडियस दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। मरकरी में इसको डाल दिया गया है। अमाउंट डज द डीप डाउन द कितना नीचे जा रहा है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.5 न्यूटन पर मीटर, और मरकरी का डेंसिटी दिया हुआ है 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो फॉर्मूला लगा देंगे H इजकल टू 2t cos थीटा बाई रो जी आर। आर रेडियस हो गया 2 इंटू में 0.5 cos 120 डिग्री, अब आई रो का वैल्यू 13.6 10 टू दी पावर 3, या जी का वैल्यू 9.8 कि 10 लेना है, 10 लेना है, 10 ले लेना है। इसको प्रॉब्लम में लिखा हुआ है 10, और रेडियस दिया हुआ है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉल्व कर लीजिएगा, निगेटिव आ जाएगा क्योंकि 120 डिग्री का वैल्यू, cos 120 डिग्री का वैल्यू निगेटिव होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -7.35 मिलीमीटर। इसका आंसर 2। नेक्स्ट है 62। वर्क डन इन ए मूविंग ए बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज 0 फॉर एवरी फोर्स इन द नेचर। दूसरा है वर्क डन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द फोर्स। देखिए, सभी तरह का फोर्स के कारण एक लूप चलिएगा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट यदि 0 हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि वर्क 0 हो जाए। यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा और उसके कारण वर्क डन जो होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, न कि डिस्प्लेसमेंट पर करता है। मतलब एक राउंड लगा दीजिएगा फिर भी उसके कारण वर्क हो जाएगा। इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। दूसरा कहता है कि वर्क डन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ फोर्स, ये करेक्ट है। इसलिए कि नेचर का मतलब होता है कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इस बात पर डिपेंड करता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। 63। मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 से। चेंज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर।
सोर्स और लिसनर यानी ऑब्जर्वर के बीच जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी में जो चेंजिंग होता है उसको तो डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड। बी का देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर 3 में भी है और 4 में भी है। तो एक बार बी देखना पड़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वैरीज विथ टाइम। वैरीज विथ टाइम। इंटेंसिटी जब टाइम के साथ चेंज करता है तभी तो बीट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, माने बीट्स सुनाई देता है। लाउडनेस मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी का फर्स्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है 63 के बाद 64। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का डायमेंशन। एक फॉर्मूला लिख दीजिए कोई। हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। एनर्जी बराबर सी निकल जाएगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई यू हो जाएगा एनर्जी। और क्यू बराबर होता है आई टी यानी ए टी, और एनर्जी होता है ml2t-2। इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा m पर पावर -1, l पर पावर -2 और a पर पावर 2 और t पर पावर हो जाएगा कितना? +2 ही है और नीचे से ऊपर जाएगा ये +4। आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 65। द ग्राफ 65 नंबर देख लीजिएगा। इधर टाइम है और इधर टेम्परेचर है। टेम्परेचर के साथ इस तरह का चेंजिंग हुआ है। टेम्परेचर घट रहा है। घटने का रेट किस में है? वाई में ज्यादा है और एक्स में कम है। माने रेट ऑफ कूलिंग जो है एक्स का ज्यादा है, सॉरी वाई का ज्यादा है और एक्स का कम है। तो रेट ऑफ कूलिंग मतलब हीट इमिट करने का। इसका मतलब है कि इमिसिविटी जो है, इमिसिव पावर जो है वाई का ज्यादा हो जाएगा किससे? एक्स से। इमिसिविटी एक्स का कम होगा, वाई का ज्यादा होगा। तो और क्रिचॉफ्स लॉ कहता है कि जब इमिसिविटी ज्यादा होता है तो उसका एब्जॉर्प्टिविटी भी ज्यादा होता है, क्योंकि जो जितना जल्दी ठंडा होता है उतना ही जल्दी वो गर्म होता है। तो यदि ई ज्यादा रहेगा तो ए भी उसका ज्यादा ही होगा ऑलवेज। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। $67 66 से पहले द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए इसमें जो है करेक्ट रिलेशन है। तो करेक्ट रिलेशन पीवी बराबर कांस्टेंट भी होता है, डेल्टा यू भी 0 होता है, क्यू बराबर एनआरटी, क्योंकि जब वर्क डन ही डेल्टा यू 0 है तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। और डब्ल्यू का फॉर्मूला देखा हुआ है एनआरटी ln v फाइनल बाई v इनिशियल। इसमें होना चाहिए था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि सब के सब सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4। इनकरेक्ट होना चाहिए था, तब आंसर होगा 4। ठीक है, ये थोड़ा सा एरर था, इसको देख लीजिएगा। 67 the period of a particle executing SHM in a 6 second, टाइम पीरियड है 6 सेकेंड। तो कहता है कि t बराबर 0 पर मीन पोजीशन पर था, माने यहां पर था। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द हाफ सेकेंड टू 1 सेकेंड। हाफ सेकेंड से 1 सेकेंड लिखेंगे कि x इजिकल टू a sin ओमेगा t, a sin
ओमेगा इजिकल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड, और कितना कर देंगे, पहले है 1 सेकेंड, हाफ सेकेंड, तो हाफ सेकेंड में पाई बाई 6 हो जाएगा 30 डिग्री यानी a बाई 2, पहला हो गया। दूसरा के लिए करेंगे x बराबर a साइन ओमेगा 2 पाई बाई 6 1 सेकेंड, पाई बाई 3 हो जाएगा, ये पाई बाई 3 रूट 3 a बाई 2। अभी दोनों का रेशियो पूछता है x1 बाई x2, तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 3। आंसर इसका हो जाएगा 2। 68 A liquid does not wet the solid surface if the angle of contact is, याद रखिएगा, greater than 90 डिग्री, ऑब्टूज एंगल होता है ये। 69 A man of mass m stand at one end of the plank of length l which lies at rest, मान लें कि ये है, इसकी लंबाई l है, एक इंड है, यहां पर है, एकदम किनारे में मैन है। मैन का मास m है और प्लांक का जो मास है m बाई 6। The man walk to the other end of the plank. If the mass of the plank is m by 6, the distance of the man from man move related to the ground. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना आगे जाएगा ये, तो हम देखेंगे कि ये यदि रुका रहता, प्लांक रुका रहता तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एल जाता, लेकिन ये भी पीछे भाग गया होगा, तो इस जितना भागेगा उसमें से एल का कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मान लें कि ये पीछे गया है एक्स, तो सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, एल माइनस एक्स, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा एक्स बाई 6 एल माइनस एक्स, इसको इधर ले आते हैं, 7x बाई 6 इजिकल टू एल, एक्स इजिकल टू हो जाएगा 6l बाई 7। तो डिस्प्लेसमेंट पूछता है मैन का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो एल में से 6l बाई 7 घटा देंगे, l बाई 7 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 70 नंबर, इन ए प्रेशर कुकर द कुकिंग इज फास्ट। कुकिंग, प्रेशर कुकर में कुकिंग फास्ट क्यों होता है? कुकिंग फास्ट इसलिए होता है कि प्रेशर ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का बढ़ जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के कारण जल्दी जो है बॉइल करता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइज बाय द इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द कुकर। ऐसा ही होता है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है 71। The expression y is equal to a sin 2bx sin ओमेगा t रिप्रेजेंट द स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स, नोड्स के पूछ, ये डिस्टेंस हो जाएगा के, अब ई होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा पाई बाई बी। लैम्डा हो जाएगा, तो कहता था कि नोड के बीच का डिस्टेंस पूछता है। 71 में नोड के बीच का डिस्टेंस पूछता है, तो नोड के बीच का जो डिस्टेंस जो होगा, नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है, तो लैम्डा बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 2 भी हो गया आंसर। इसका आंसर 2 नंबर आंसर होगा इसका, क्योंकि नोड टू नोड का डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 होता है, और नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होता है। नेक्स्ट है 72। मैन वेट 60 kg, 60 kg का मैन है ये,
वेइंग स्केल इन द लिफ्ट इन द मूविंग अपवर्ड, एक्सेलरेशन लिफ्ट में है और ये ऊपर जा रहा है, तो कहता है कि कितना रीडिंग देगा, तो रीडिंग बराबर जो याद रखिएगा, ऊपर जब जाता है mg प्लस m है, m तो कॉमन ले लेंगे, g प्लस a, g का वैल्यू 10 14, इतना न्यूटन बताएगा रीडिंग। इसका आंसर हो जाएगा 273। और वाइटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन, और वाइटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर gm/r, मास जो होता है अर्थ का होता है, सैटेलाइट का नहीं होता है। इसलिए याद रखना है कि सैटेलाइट का जो वाइटल स्पीड होता है वो सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा, किस पर डिपेंड नहीं करता है, द मास ऑफ द सैटेलाइट। ए ब्लैक बॉडी इज हीटेड फ्रॉम, ब्लैक बॉडी को हीट कर दिया गया है 127 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 400 केल्विन, और 527 डिग्री सी ये हो जाएगा 800 केल्विन। तो जानबे करते हैं कि हीट का जो रेडिएशन निकलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T पर पावर 4, रेशियो ऑफ रेडिएशन इमिटेड I1/I2 निकालेंगे तो हो जाएगा T1/T2 पर पावर 4, इसका रेशियो हो जाएगा 1/2 पर पावर 4, यानी 1/16। इसका आंसर 3 करेक्ट। 75। A particle is projected with velocity v such that its range, पार्टिकल को फेंक दिया गया है ग्राउंड से, कुछ थीटा मान लो, इस तरह से फेंका गया है, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज थ्राइस द ग्रेटेस्ट हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज माने r, 3 टाइम्स है h मैक्स का। तो कहता है कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का रेंज बताइए क्या होगा। रेंज का फॉर्मूला जो होता है v² sin 2 थीटा बाई जी, और ये हो जाएगा v² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, जी से जी कैंसिल कर दीजिएगा यहां से, ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा 3/2 sin स्क्वायर थीटा, एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 इजिकल टू tan थीटा, यानी कि tan थीटा जो हो गया 4/3, थीटा डायरेक्टली निकल गया 53 डिग्री का। तो रेंज का वैल्यू इसी में डाल दीजिए, रेंज का फॉर्मूला होता है v² sin 2 थीटा बाई जी, 53 डिग्री कर दीजिएगा तो 2 इंटू 53 डिग्री हो जाएगा। यदि नहीं पता है तो उसको और तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि v² 2 sin 53 डिग्री इंटू में cos 53 डिग्री, अब बाई जी कर सकते हैं 2v² बाई जी, 53 डिग्री का वैल्यू 4/5 और ये हो जाएगा 3/5। तो नीचे आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 24v² बाई 25g, इसका आंसर है 1। नेक्स्ट है 76। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी, स्टोन को फेंक दिया गया है v0 से, तो कहता है कि कितना टाइम पर, टाइम दिया हुआ है टोटल 5v0/16g, इतना टाइम पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। देखिए तो जाने में जो टाइम लगता है, जाने में टाइम लगेगा v0/g और उससे ही ज्यादा टाइम है 4g है
4G। ये जाने ज्यादा टाइम है इससे, तो इसका मतलब है कि रिटर्न आया होगा। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस पूछता है, ये यहां आ गया होगा। ये वाला टाइम कितना लगा होगा, तो 5v0/4G में से v0/g घटा देंगे, तो ये हो जाएगा v0/4G। जाने में जो टाइम लगा, जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टोटल h कितना तय करेगा, तो v0k²/2g मैक्सिमम हाइट हो गया ये। और आने में इतना टाइम पर इतना टाइम लगा आधे वक्त, आने में कितना लगा होगा, तो h2 तो u तो 0 हो गया, तो हाफ g v0/4g का स्क्वायर, ये हो जाएगा g v0k²/32g²। एक g कैंसिल हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, v0k²/2g और v0k²/32g। ये आपका आ जाएगा 17 v0k²/32g। ये आंसर है 3 इसका। 77 नंबर देखिएगा, 77 नंबर है, कहता है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, हीलियम दिया हुआ है, प्लस माने एक इलेक्ट्रॉन निकालने का, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n = का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 2। तो एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 2a²/2a²। आंसर तो यही आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z²/n² होता है, तो Z का वैल्यू कितना हो जाता है, 2 हीलियम के लिए, और n का वैल्यू भी 2 है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, इसलिए 77 का आंसर 3। 78 वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई वर्क नहीं होता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस से 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। 79 मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहता है प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी म्यू, ये होता है Vd इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले निकाल लेते हैं कि Vd कितना होता है, तो Vd बराबर होता है E इंटू में E एक्सेलरेशन है इंटू में रिलैक्सेशन टाइम। इसको रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, E अब बाई E से E कैंसिल हो जाएगा, E/m इंटू में रिलैक्सेशन टाइम बराबर आ गया यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। 80 का देखिएगा, इधर मिटा देते होंगे। In a Young's double slit experiment, the separation between the two slits is, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस 0.6 मिलीमीटर है, एंड फ्रिंग्स आर ऑब्जर्व 1 मीटर, कैपिटल डी दिया हुआ है 1 मीटर। इफ इट प्रोड्यूस अ थर्ड डार्क फ्रिंग्स एट अ डिस्टेंस 2 मिलीमीटर, थर्ड डार्क फ्रिंग्स याद रखिएगा, डार्क के लिए फॉर्मूला होता है 2n-1 d λ/2d, ये डार्क के लिए फॉर्मूला होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कहता है कि कितना, मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज के लिए बात बोलता है कितना यूज होगा, तो यहां पर वेवलेंथ निकालना है, थर्ड डार्क फ्रिंग्स कितना है 2 मिलीमीटर पर, मिलीमीटर थर्ड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये एन का वैल्यू थर्ड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, d/2d
2 इंटू 10 टू दी पावर -3 5/2। डी दिया हुआ है 1 और ए दिया हुआ है 0.6 मिलीमीटर। तो वेवलेंथ निकल जाएगा यहां पर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। फर्स्ट, नेक्स्ट है 81। ए ट्रांसफार्मर है प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी है 1200 टर्न्स है प्राइमरी में, और सेकेंडरी में जो टर्न्स है NS 24 है, बहुत कम है। इफ सेकेंडरी है जो रेजिस्टिव लोड, सेकेंडरी का माने आउटसाइड रेजिस्टेंस दिया हुआ है सेकेंडरी का 25 ओम है। द करेंट इन द प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पेक्टिवली, तब करेंट प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है, तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देना फार्मूला IS बाई IP बराबर होता है NP बाई NS। पावर दोनों का सेम प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना, ये 50-50 आ गया, यानी दोनों का रेशियो 50 है। सेकेंडरी में, प्राइमरी में करंट जो है कम है, सेकेंडरी में करंट ज्यादा है। दोनों का रेशियो 50 कौन है, तो देखिए इसका ऑप्शन जो है 50 का जो ऑप्शन जो है 50 का ऑप्शन जो है 2 नंबर आ रहा है। बस खाली देख लेना है कि किसका रेशियो क्या है। जैसे प्राइमरी दिया हुआ है IP, देखिए दो नंबर का 4.8 10 टू दी पावर -3, और सेकेंडरी दिया हुआ है 0.24। अब इसको डिवाइड करो, 0.24 सेकेंडरी बाई प्राइमरी, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 50 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आंसर कौन हो जाएगा, 2 नंबर। ऐसी ऑप्शन से देख के चलना पड़ेगा इसमें किसका रेशियो दिया हुआ है, ऐसे बनाइएगा तो नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है 82। इफ टेलीस्कोप इज रिवर्स, टेलीस्कोप को रिवर्स कर देंगे एज सीन ऑब्जेक्टिव। देखिए टेलीस्कोप को जैसे रिवर्स कर दीजिएगा तो जो ऑब्जेक्टिव था वो किस में चल जाएगा, आईपीस में हो जाएगा, उस आईपीस की तरह बिहेव करेगा, और आईपीस जो था वो ऑब्जेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। तो मैग्नीफाइंग पावर कम जाएगा, तो उस स्थिति में ऑब्जेक्ट जो है छोटा अपीयर करेगा। आंसर हो जाएगा इसका 3। 83 इधर हटा देते हैं अब इसको, है ना। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ ए प्रिज्म। एक प्रिज्म दिया हुआ है, लाइट इंसिडेंट करा दिया गया है एक फेस पर। प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है और यह है 60 डिग्री। इमर्जेंट रे मेक्स 30 डिग्री विद द इंसिडेंट। मान लीजिए कि सपोजर कि ऐसे आया होगा, तो ये जो है 30 डिग्री हो रहा है, माने डेविएशन 30 डिग्री हो गया। तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 माइनस A। तो ये 30 डिग्री है, I1 है 60 डिग्री, I2 निकाल लेते हैं और ये है 30 डिग्री। इसको इधर लेके चलाते हैं तो I2 तो 0 हो गया, माने ये वाला 0 हो गया। I2 0 हो गया तो R2 भी 0 हो जाएगा। अब R2 0 माने ये वाला 0 का मतलब क्या होगा कि सीधे यहां से नॉर्मल इंसिडेंस हो गया होगा, ये है ना। तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो यही R1 है। तो R1 प्लस R2 बराबर A है, तो R1 प्लस 0 इजिकल टू 30 डिग्री, तो R1 भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब R1 30 डिग्री मिल गया और I तो पता ही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। यहां स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, sin 60 इजिकल टू म्यू sin 30 √3/2 म्यू इंटू में 1/2। 2 से 2 कैंसिल, म्यू का वैल्यू √3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 84।
करंट इन द गिवन सर्किट, करंट दिया हुआ है, ये सर्किट दिया हुआ है, करंट नहीं है। ए और बी के बीच ये 30 है, 10 है, 4 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है। देखिए ये ज्यादा वोल्ट है और ये कम है। करंट जब भी फॉलो करेगा तो ऐसे ही करते रहेगा, सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर क्लोज लूप में ऐसे मूव करेगा ऐसे। तो ये उल्टा लगा हुआ है और ये सीधा है, तो नेट जो ईएमएफ जो होगा 10 - 4 6 आ जाएगा और नेट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 40। तो करंट कितना हो जाएगा देख लीजिए आप, प्लस माइनस, ठीक है। तो करंट हो जाएगा 6/40, 3/20। करंट निकल गया। तो पूछता क्या है, और करंट तो पूछता है। 3/20 का मतलब हो गया 0.15, 3 नंबर। अब है 85, A moving coil galvanometer has n number of turns. Coil of effective area A है. It carries a current I. Magnetic field B in radial. The torque acting. The torque radial एंगल हो जाएगा. Torque का फॉर्मूला होता है NIA. रेडियल हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा NIAB. NIAB आंसर हो जाएगा 4. ठीक है, एरिया के साथ एंगल जो है 90 डिग्री बना देगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4. 86 है सेक्शन बी में। आइए, मैच द एंट्री ऑफ द कॉलम फर्स्ट विथ देयर करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन कॉलम 2. पहला बैलेंस कंडीशन ऑफ हीट-एब्सॉर्प्शन ब्रिज, तो पहला का तो फर्स्ट हो जाएगा R1/R2 = R3/R4. पहला का फर्स्ट जो है ऑप्शन 2 ही में है, और तो कहीं है ये नहीं है। बाकी नहीं भी बनाइएगा तो मैच आपको कर ही जाएगा, हालांकि देख लीजिएगा और आगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2. 87, ए प्योर सेमीकंडक्टर हैज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस. हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर को यदि गर्म करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो है घटता है. तो रेजिस्टेंस जब घटता है तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव. इस सेमीकंडक्टर ऑन राइजिंग द टेम्परेचर मोर चार्ज कैरियर आर रिलीज, कंडक्टेंस इंक्रीजेज एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेज. ये भी सही है. जैसे इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ज्यादा के ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो चार्ज कैरियर क्या हो गया, बढ़ गया इसके कारण रेजिस्टेंस. तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. एक्सप्लेनेशन भी होगा ये, है कि नहीं. क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है, या तब अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है. कहने का मतलब है कि रीजन जो है करेक्ट है, ए को एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. 88, 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए टी शेप. तो कहता है कि इसमें करंट कितना होगा. इसमें तो हम क्या करेंगे, पहले यहां का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा. सपोज दैट कि हाई वोल्टेज है, I माइनस है, इधर भी माइनस है. करंट मान ले कि I इधर गया तो इधर चल गया I1, इधर चल गया I2. तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि I = I1 + I2. I निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 - V/2. I1 कितना होगा, इधर वाला है, तो V + 8/4 और प्लस V + 4/8. यहां से V निकाल लीजिएगा, है ना. यहां से V जो है हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और V कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा, जितना आ जाए
हमको चाहिए कौन, तो इसमें करंट चाहिए, तो इसमें करंट कितना आ जाएगा, I1 निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा V और माइनस माइनस यदि प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1.57 एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा 4। 89 वन बेकरेल इज डिफाइंड एज, वन बेकरेल डिफाइंड है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड 1 dps, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 89 का। नाइन जीरो का विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। कौन लॉजिक गेट है ये पिछले क्लास में भी इसको हम लोग इस पर डिस्कशन किए थे। देखिए यदि ए है और बी है तो ये नॉट गेट है, तो यहाँ आएगा ए नॉट, यहाँ आ जाएगा बी नॉट, और ये जो है एक्स जो है आउटपुट जो मिलेगा ये जो है और गेट है ये, पर पावर नॉट हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए नॉट, यानी कि ए और बी आ जाएगा। ए इंटू बी किस में आता है, एंड गेट में, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 4। बुलियन अलजेब्रा से हम लोग देख सकते हैं। 91 पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज ए चार्ज and then isolated, the dielectric material is inserted between, isolated कर दिया गया है। जैसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालिएगा तो which of the following does not change, चार्ज चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वोल्टेज चेंज कर जाएगा, कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर जाएगा, लेकिन चार्ज वही के वही रहेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। 92 इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल डिपेंड ऑन, इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, कंडक्टिविटी ऑफ कॉइल नहीं है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा उसके बराबर, इसका आंसर हो जाएगा 3। 93 व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कीजिएगा तो वो तो रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा, क्योंकि फोर्स लगेगा ही नहीं, तो वो रिमेन्स स्टेशनरी रहेगा। 94 टू वायर्स ऑफ द सेम रेजिस्टेंसेस सेम डायमेंशन, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टिविटी पूछता है क्या, R बराबर होता है R1 प्लस R2 सीरीज में, R बराबर रो इंटू में L, L तो सीरीज में तो 12 हो जाएगा, रो 1 इंटू L बाई ए, रो 2 इंटू L बाई ए, L बाई ए कैंसिल हो जाएगा, रो इजकल टू हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2 बाई 2, इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 95 EA is the electric dipole at the on the axial plane। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है KP बाई RQ रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और एक्सियल के लिए एक्सिस के लिए 0 डिग्री कर देंगे, ये तो 0 डिग्री कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 4 आने 2 हो जाएगा, 2 KP बाई RQ। R के जगह यहाँ पर L दिखा है, L डिस्टेंस है तो कोई बात नहीं है, L तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। EQ इज द फील्ड ऑफ द इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के लिए थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री कर देंगे तो ये हो जाएगा KP बाई LQ। अभी ये जो है दुगना है किससे, EQ से, इसका आंसर है 2। 96 कहता है कि एक स्फीयर है, ये U स्पीड से जा रहा था, उतना ही मास इसका भी है, ये लेकिन रेस्ट में है। अब कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद इसका स्पीड v1 हो गया और इसका स्पीड
v2 हो गया। तो कहता है का देन रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द टू स्फीयर्स आफ्टर कोलिजन, टू स्फीयर्स का रेशियो पूछता है v1 बाई v2। पहली बात है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। माने कोलिजन के बारे में बोला नहीं है कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, बस सीधा सीधी ई का वैल्यू दे दिया है। और ई का वैल्यू जब दे दिया है तो उस स्थिति में हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं किसी भी कोलिजन में, तो हो जाएगा m इंटू में u बराबर m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v1 प्लस v2 इक्वल टू u आ जाएगा। दूसरा है कि e से निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अब बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो v2 माइनस v1 इक्वल टू eu। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से, तो v1 भी निकल जाएगा। v1 कैसे निकलेगा जरा देखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड जैसी ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा v2 2v2 2v2 करिएगा तो हो जाएगा e प्लस 1 इंटू में u, इसलिए v2 बराबर 1 प्लस e इंटू में u। उसी तरीका से v1 निकालिएगा अब बाई 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस ई बाई यू इंटू में 2 हो जाएगा ये भी, तो v1 बाई v2, तो 1 माइनस ई 1 प्लस ई, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 97। A body is rolling on inclined plane, its translational and rotational kinetic energy are equal। तो बॉडी क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब इक्वल हो जाता है तो उस केस में जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, ठीक है ना। तो mr² किसका होगा, चाहे तो रिंग का होगा और नहीं तो हॉलो सिलेंडर का होगा। रिंग तो चॉइस में है नहीं, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हॉलो सिलेंडर कर सकते हैं, क्योंकि रिंग तो चॉइस में है ही नहीं ना, इसलिए हम लोग हॉलो सिलेंडर लिख सकते हैं। यह है 98 नंबर, 97 नंबर है, सॉरी 97 नंबर है ना। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is due to value of acceleration due to gravity increases as we move। इंक्रीज कब करेगा, जब हम लोग इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं। तब फार्मूला के अनुसार फार्मूला क्या होता है, g बराबर g डैश g माइनस cos स्क्वायर लैम्डा, यही बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। इक्वेटर टू पोल 99। इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है 3p भी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा 3p डेल्टा भी। 3p या डेल्टा भी के जगह पर वॉल्यूम चेंज कर रहा है, 3v0 से v0, ये 2 आने के 6pv0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। कांस्टेंट प्रेशर है तो वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर गुने में चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया 2p0। तो टोटल हीट कितना देंगे, तो W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, W कितना है 2 और यह 6 आने के हो जाएगा 8p0 v0, p0 है ये, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और 100 नंबर, इन केस ऑफ स्फीयर फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडियम, जब विस्कस मीडियम में नीचे जब फॉल करता है तो टर्मिनल पहुंच जाता है, तो जब टर्मिनल पहुंचता है तो नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आने mg जो लग रहा है वो जो है बराबर हो जाता है किसके मैग्नीट्यूड का, बैलेंसी फोर्स और विस्कस फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाता है, तभी तो मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचता है, नहीं कांस्टेंट हो जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि विस्कस फोर्स प्लस बायंट फोर्स बिकम्स इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये इसका प्रूफ भी आप लोग VT निकाले होंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसी को लेकर के हम लोग प्रूफ किए थे और निकालते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। ये रहा
50 क्वेश्चन का सोल्यूशन, AITS मेजर टेस्ट 8। और आप लोग का भी अब एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, और जो क्वेश्चन में डाउट है उसको जरूर देखिएगा, फिर आप उसको अपने से बनाइएगा। थैंक यू।